कोरोना में जब पहले म्यूट करो तो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रसाद, गुड इवनिंग प्रथमेश, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग प्रणय, स्वाति, प्रियदर्शनी, चैताली, रेली, गुड इवनिंग कनिका, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग मयूरेश, गुड इवनिंग योगिनी, वेदांती, क्रेस, गुड इवनिंग ऑल। ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन नहीं किए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ओके तो फाइनली बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ओके लास्ट लेक्चर मीन थ्योरेटिकल वाला। इसके बाद डाइजेशन वाले चैप्टर का हम एनालिसिस जो है वो भी करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा, जिसकी हेल्प से बेटा काफी सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो यहाँ पे आप लोगों का अभी तक के जो भी पोर्शन हुआ है उसको भी मैं रिवाइज कराऊंगा, और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे वो भी आज इस सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलो तो विदाउट डिले किए जल्दी से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके तो इसमें बेटा डिसऑर्डर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हम देखेंगे। ओके बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोनेजेनेसिस में जो भी कंफ्यूजन है देखते हैं वो भी थोड़ी देर के बाद। अगेन रिमाइंड कराना मुझे। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो हम देख लेते हैं पहले तो। ओके चलो तो यहाँ पे देखिए बेटा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है हमारे। ओके तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं तो अब देखिए यहाँ पे जो डिसऑर्डर कैसे होते हैं। पहली चीज तो बेटा डाइजेशन से रिलेटेड जो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो कि एसोफेगस माउथ से बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हर जगह पे किसी ना किसी तरह का पैथोजन या पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके तो पैथोजन और पैरासाइट्स का जो इन्फेक्शन जो है यदि हम देखें तो अब यहाँ पे वो हमारा जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है उस पर अफेक्ट करेगा। मीन्स अफेक्ट कैसे होगा, तो पहली चीज तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि जनरली बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जो है उनकी वजह से ये देखने को मिलता है। ओके तो इन्फेक्शन जो है इसमें कुछ पैरासाइट्स में जैसे कि टैपवॉर्म हो सकता है, राउंड वॉर्म हो सकता है, थ्रेड वॉर्म या हुक वॉर्म, तो इनकी वजह से ये डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है तो अब यहाँ पे वेरियस टाइप के वॉर्म ठीक है, बट इसी के साथ साथ हम लोग सबसे फर्स्ट जो डिसऑर्डर देख रहे हैं बेटा ज्वाइंडिस, जिसमें लीवर अफेक्टेड होता है। मींस स्किन और आईज जो है वो टर्न होके येलो हो जाते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, ध्यान से समझना। ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और आप जानते हो, अब आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, नहीं मालूम होगा तो भी बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। स्टमक के जस्ट पीछे साइड में इस तरह से एक ऑर्गन होता है, इसे स्प्लीन कहते हैं। आपको याद होगा मैंने एनिमेशन वाला एक जो डायग्राम प्ले किया था उस टाइम पे स्प्लीन जो है ये बताया था। ओके इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ये लीवर है, समझ गए। अब स्प्लीन और लीवर की यदि हम बात करें तो अब देखिए स्प्लीन में क्या होता है बेटा, आरबीसी जो है वार्म आउट होती है। अब आरबीसी जब रप्चर होगा, डेड होगा, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हीम होता है और एक ग्लोबुलिन्स। तो हीमोग्लोबिन में से क्या होता है, हीम जो है अलग हो जाएगा और ग्लोबिन्स जो है ये अलग हो जाएगा। ओके अब जो हीम जो होता है, हीम फर्दर अगेन ब्रेक होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन, और साथ ही साथ क्या होता है बिलीवर्डिन। स्पेलिंग सही लिखी ना, देख लेना, ठीक है, क्या चीज बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो अब ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो फॉर्म हुआ, क्या होगा बेटा, ये डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा, अभी
ये स्प्लीन से लीवर में आ जाता है। अब स्प्लीन से जैसे लीवर में आया, अब आगे क्या होगा बेटा? स्प्लीन से लीवर में आया, अब लीवर से जो होता है बाइल से क्रिएट करता है, बाइल प्रोड्यूस होता है, तो जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, और फाइनली ये यहाँ से बाइल जो है क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ पर डिपॉजिट हुआ? ओके, इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे जो अभी कंसेप्ट देख रहे हैं, इस कंसेप्ट में हम लोग यहाँ पे अभी क्या चीज? डिसऑर्डर देख रहे हैं। और डिसऑर्डर जो हम लोग समझ रहे हैं, इस डिसऑर्डर में एक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, ये हम देख रहे हैं। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की यदि हम बात करें, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या चीज बेटा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। हीमोग्लोबिन से ब्रेक होने के बाद फाइनली कहाँ पे आया? ये लीवर में आया। लीवर पे आते ही, लीवर के पास आया, ठीक है। यहाँ आते ही अभी क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो स्टमक है, इसके बाद इधर साइड ये हो गया लीवर, स्प्लीन से सीक्रेट हुआ, सीक्रेट होके यहाँ गया, स्टोर जो होगा वो कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में। स्टोर होने के बाद फाइनली यहाँ से, ठीक है, कहाँ पहुंचा ये पहुंचा हमारे इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, कहाँ पर जाता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचा, तो अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, ठीक है, ये फर्दर इसका यहाँ पर होता है ब्रेकडाउन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं, ये ब्रेक कहाँ पे होता है? हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे एक बैक्टीरिया होता है। बताओ बेटा कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन में? रिस्पॉन्स करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। वेरी गुड। लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। तो अभी देखो यहाँ पे जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन यहाँ पे पहुंचा है, ई कोलाई बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? स्टरकोबिलिन्स में। ओके, याद रखना यहाँ पे ये उसे स्टरकोबिलिन्स में कन्वर्ट कर देगा। किसे कन्वर्ट किया इकोलाई ने? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को। तो यहाँ पे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है, ठीक है, ये क्या है बेटा? बाइल पिगमेंट है। बाइल का हमने कंपोजिशन पढ़े थे, याद है आपको? बाइल पिगमेंट पढ़े थे हम लोगों ने। तो अभी स्टरकोबिलिन्स जो होता है क्या होता है बेटा? ये फीसेस को, इसकी वजह से फीसेस जो है, इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी, ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में यदि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन फॉर्म हुए, तो एक्सेस अमाउंट में जब बिलीवर्डिन बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है, तो इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा? हमारा जो आईज का जो लेयर होता है, स्क्लेरा लेयर, ठीक है, तो वो हमें येलोइश दिखने लगती है, ठीक है। स्किन जो होता है वहां पर भी क्या होता है? ये क्या कह सकते हैं हम लोग? डिपॉजिट हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है, उस डिसऑर्डर को कहते हैं ज्वाइंटिस, ठीक है। अब ये इसका रीजन क्या है? पहली चीज तो देखो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जितना भी यहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा, ये जो स्प्लीन,
स्प्लीन ने आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा किया, यदि आरबीसी का ब्रेकडाउन यदि इंक्रीज हुआ तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी एक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ज्यादा फॉर्म होंगे, ठीक है। स्मॉल, अब लीवर जो होता है वो ज्यादा स्टोर करके रख लेगा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को। फिर यदि मान लो इसका इजेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाया तो हमारा स्किन जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, हमारा जो स्किन का कलर है वो टर्न हो जाएगा येलो में। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन किया हूँ ये वाला पार्ट। क्या बताया इसमें मैंने आपको कि लीवर अफेक्ट होगा, पहली चीज तो समझ गए। स्किन और आईज जो है वो कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। येलो क्यों बेटा, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, समझ गए। और बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, मीन्स पर्सन को हो गया क्या चीज बेटा, माइंडिस। ओके, बहुत ही इजी सिम्टम्स है, बहुत ही इजी डिसऑर्डर है बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग जो चैप्टर्स का स्टडी करेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, ब्रीथिंग पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एक लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, नर्वस रेगुलेशन पढ़ेंगे और हार्मोनल रेगुलेशन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर्स में भी ऐसा हो सकता है कि हर इसमें 5 डिसऑर्डर हो, तो टोटल 35 डिसऑर्डर होते हैं बेटा। इस 35 डिसऑर्डर में एक से लेके 2 डिसऑर्डर एग्जाम में हर साल आते ही है। और बेटा ये जो डिसऑर्डर है आपको एनसीईआरटी से ही आएंगे, बाहर जाने का नीड नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर यदि कोई एकाधिक डिसऑर्डर पूछ लिया तो उसमें बाहर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लीवर कैसे अफेक्ट होता है ये हम देखते हैं। तो लीवर का अफेक्ट होना मीन्स देखो, यहाँ पे हमने देखे थे लीवर में सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बेटा, कफर सेल प्रेजेंट होती है, याद होगा आप लोगों को। अब कफर सेल का काम क्या है लीवर में जो प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन कफर सेल ये तो काम नहीं कर पा रही है, या फिर बैक्टीरिया कुछ ज्यादा ही हाई पावर वाला आ गया है, तो उस बैक्टीरिया की वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो गया। तो जो काम बाइल को डिपॉजिट करना या फिर सीक्रेट करना, एक्सक्रीट करना था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाइल पिगमेंट की हेल्प से नहीं जा पाएगा तो उसी का वहां रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जॉइंटिस को बढ़ावा देती है, समझ में आ गया। ओके ग्रेट, ये क्या हो गया, जॉइंटिस हो गया। ओके, मॉड्यूल्स मिल गए बेटा सभी लोगों को, ले लिए सभी लोगों ने मॉड्यूल्स। हेलो, अभी क्यों नहीं मिले बेटा मॉड्यूल्स, प्रणय को मिल गए, योगिनी को मिल गए हैं, प्रथमेश आपको क्यों नहीं मिले, मयूरेश आप लोग गए नहीं होंगे इसलिए नहीं मिले। ऑफिस में जाओ और मॉड्यूल लेके आओ। शैताली, वैभव वेरी गुड, आपको मिल गए, साक्षी को मिल गया, ओके गुड। तो अब देखिए बेटा, अब आपका वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको मॉड्यूल सॉफ्ट कॉपी तो पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी से एक बार रिफर कर ले, जिसके पास है हार्ड कॉपी आ गई है तो हार्ड कॉपी पढ़ ले। अब इसमें देखिए कुछ वहां पे मॉड्यूल्स में रैबिट वाला आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा का दिया है, रैबिट वाला आपको नहीं पढ़ना है। मैंने इंटायर कंसेप्ट जो है डाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मीन्स जो डाइजेशन है अभी आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इस लेसन के मॉड्यूल्स ऑफिस में है, आप लेके नहीं आए। अभी 2 दिन पहले मैसेज भी पोस्ट हुआ अश्विनी मैम के थ्रू, सेकेंड चैप्टर के मिले, ऐसा नहीं है बेटा। डाइजेशन के और ब्रीथिंग के दोनों उसके मॉड्यूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो मॉड्यूल्स आपको मिला है, अब आपका आगे का जो टारगेट और जो टास्क है क्या वो मैं बता दे रहा हूँ। मॉड्यूल्स अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑफिस में जाओ, कलेक्ट कर लो मॉड्यूल्स,
मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद आपको मॉड्यूल्स का जो भी पेज नंबर नहीं समझता है, पेज नंबर लिख करके टाइप करेंगे और मुझे टेक्स्ट करेंगे टेलीग्राम पर, समझे। और ये काम जो है मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन में आप लोग मॉड्यूल्स का स्टडी कर लोगे। हाँ, नीट के स्टूडेंट के लिए ये बेटा मॉड्यूल, समझे। और ये जो आप पेज नंबर लिखकर मुझे टेक्स्ट करेंगे कि उस पेज नंबर पे कौन सा पैराग्राफ, या स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका डाउट सेशन कंडक्ट करूंगा। और उस मॉड्यूल्स में आपको जो भी पार्ट नहीं समझा है उसमें 2 चीज होंगी, या तो आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब उसको छोड़ना है, हमारे काम का है या नहीं है। इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शंस वहां पे हम लोग देखेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, समझ गए। तो ये आपका टास्क है। और मॉड्यूल्स को लेकर के ऐसा नहीं कि किसी पर्सन ने आज मॉड्यूल का डाउट पूछा, फिर 4 दिन के बाद वही डाउट कोई और स्टूडेंट पूछ रहा है, फिर 8 दिन के बाद कोई और मॉड्यूल लेके आता है तो फिर वो पूछेगा, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। डिसाइड कर लो आप लोग, ठीक है, किस दिन मॉड्यूल डिस्कस करना है, समझ गए। सॉफ्ट कॉपी में जो मैंने मॉड्यूल दिया हूँ बेटा, सॉफ्ट कॉपी में मॉड्यूल पार्ट 1 जो दिया हूँ वो मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आगे का जिसको भी आगे पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी के बाहर जाने की नीड नहीं है, ठीक है। जिसका एनसीईआरटी पढ़ के परफेक्ट हो गया और उसे ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है, तो वो आगे के मॉड्यूल्स पे जाए, नहीं तो नो नीड टू गो अदर एनी टाइप ऑफ नोट्स। पर्सनली पूछना नहीं है बेटा, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, मैसेज कलेक्ट करने के बाद जिसके मैक्सिमम डाउट सेम टॉपिक और सेम कंटेंट को लेके रहेंगे वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और पर्सनल वाला भी जो है वो मैं क्लास में पॉसिबल हुआ तो क्लास में डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा या वॉइस मैसेज से सेंड कर दूंगा। हाँ, एनसीईआरटी की बुक सभी लोग ले सकते हैं क्योंकि मेन हमारे लिए एनसीईआरटी ही है। ओके, और किसी के कोई डाउट? रैली मॉड्यूल, रैली बेटा आपके पास मॉड्यूल जो है मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड किया हूँ आपको, ठीक है। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा प्रिंट आउट वाला, ठीक है। अदरवाइज आप सॉफ्ट कॉपी से स्टडी कर सकते हो। और नहीं भी हुआ तो जितना भी मैंने लेक्चर्स में जो डेटा प्रोवाइड किया सफिशिएंट है आपके लिए वो। एनसीईआरटी बुक का कवर पेज बेटा किसी के भी पास होगा तो एनसीईआरटी बुक का कवर पेज का फोटो लेके मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोगों की क्लास के टाइम पे हेवी रेन चालू हो जाता है बेटा, और फिर प्रॉब्लम आती है क्लास की, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, अगेन रेनिंग चालू हो गई है, फिर से लाइट का और पावर का प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं, डिसीज देखते हैं। डिसीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए हैं जो आज हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। ऑल डाउट डन, चलो वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंटिस अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बेटा वोमिटिंग। वोमिटिंग में तो ऐसा कुछ भी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, एक सिंपल एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात करें तो जितना भी स्टमक का जो कंटेंट है, क्या होता है बेटा, स्टमक से स्टमक का जो कंटेंट है रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है। और रिवर्स पेरिस्टालसिस के थ्रू क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, माउथ के थ्रू जो होता है, हमारा बकल कैविटी जो है इसके थ्रू इजेक्ट हो जाता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप के टॉक्सिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी में यदि आए, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया गया, हो सकता है उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, तो उस टॉक्सिन को हमारा बॉडी आगे पास नहीं करता है, इमीडिएटली उसको यहाँ से बाहर फेंक देता है। तो इसका कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है बेटा मेडुला, तो आपको मालूम है मेडुला हमने पढ़े, मेडुला एक सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल की हेल्प से क्या होगा, यहाँ से फाइनली फूड को बाहर कर दिया जाएगा, समझे। नर्वसनेस वॉमिटिंग वाली जो फीलिंग आती है वो फील होता है, और फाइनली जो स्टमक कंटेंट जो होता है उसको हमारे माउथ के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज है डायरिया।
डायरिया की हम बात करें बेटा तो यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली अब बॉवेल मूवमेंट, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है इसमें। देखिए बेटा आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, यदि हम डायरिया की हम बात करें, ओके, किस चीज की, हम लोग यदि डायरिया की हम बात करें तो डायरिया में एक्चुअली होता क्या है। तो पहली चीज तो डायरिया जो है, ये स्पेलिंग याद रखना बेटा, कभी कभी स्पेलिंग को लेके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डायरिया जो है यदि हम देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब पेरिस्टालसिस इंक्रीज हुआ, पेरिस्टालसिस के जैसे ही इंक्रीज हुआ तो अब मुझे बताओ, पेरिस्टालसिस ज्यादा हो रहा है ना, तो फीकल मैटर में क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, लिक्विडिटी जो है ये भी इंक्रीज हो गई। अब लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई तो अब मुझे बताओ फूड जो है वो क्या कह सकते हैं, अब फूड हमारे बॉडी में मतलब रहेगा ही नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है हो पाएगा क्या, नहीं। मींस फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एरो समझ में आ रहा है ना आपको, इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, वेरी गुड, फूड का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया, ओके। तो ये छोटे से कंसेप्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखो एज इट इज हमारा एनसीईआरटी जो है ये भी यही बता रहा है कि डायरिया जो है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो रही है। मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो बॉवेल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया, लिक्विडिटी, बॉवेल मूवमेंट फास्ट हो गया, मतलब पेरिस्टालसिस बढ़ गई है। पेरिस्टालसिस बढ़ गई मतलब क्या होता है, मसल्स का रिदमिसिटी जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो फास्ट हो गया है। तो फूड का लिक्विडिटी बढ़ जाएगा फिकल डिस्चार्ज में, समझे, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा, वीकनेस आ जाएंगी। तो ये कंडीशन जो है ये कहलाती है डायरिया, ओके। नेक्स्ट डिसीज बेटा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जस्ट अपोजिट, अभी क्या बताया था मैंने आपको, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, पेरिस्टालसिस जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अब पेरिस्टालसिस जैसे डिक्रीज हुआ तो ये जो फूड जो था, ठीक है, वैसा हार्डेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और फूड इस तरह से हार्डेड हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ से फूड को आगे पास करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली फूड पास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कब्ज बोलते हैं ना हिंदी में, कब्ज नाम सुने होंगे आपने। तो क्या होगा बेटा, बॉवेल जो है वो रिटेन हो जाएगा हमारे रेक्टम में और ये इरेगुलर जो है पास होता है, ठीक है। डेली जो है वो पास नहीं होगा, रुक जाता है, हार्डेड हो जाता है। तो इस फिनोमिना को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा कॉन्स्टिपेशन क्या है, ठीक है। पेरिस्टालसिस मोमेंट जो है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। क्या चीज, पेरिस्टालसिस मोमेंट जो है, सॉरी क्या चीज, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। अभी देखो हमने यहाँ पे इंक्रीज देखे थे किसमें, डायरिया में। अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देख रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है पेरिस्टालसिस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, लिक्विडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट होता है, समझे। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, पीसेस से वो इंक्रीज हो गया। तो ये कहलाता है क्या चीज, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिसीज लास्ट जो है वो है इनडाइजेशन, ठीक है। अब इनडाइजेशन मतलब देखो, किसी भी टाइप का हमारे जो स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस है उसका सिक्रेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, या फिर जो भी यहाँ पे एंजाइम्स है वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर एंजाइम अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, समझे। तो फूड का प्रॉपरली डाइजेशन होगा क्या, नहीं। और फूड जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो एसिडिटी हो सकती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है,
ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो ये सारी कंडीशन जो है ये कहलाती है इंडाइजेशन। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग हम कह सकते हैं बेटा, फूड पॉइजनिंग मतलब जो खराब स्पॉइल्ड फूड है वो हम खा लिए, ओवर स्पाइसी फूड हम लोगों ने खा लिए, एंजाइटी फील होगा बेटा। ठीक है, और एंजाइम का सिक्रेशन भी जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। सिंपल डिसीज है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक के तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताया हूँ। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट बेटा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, PEM। ओके, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो बेटा ये डिसऑर्डर नहीं है। अभी तक के हम लोगों ने जो देखे थे वो क्या थे, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो गया है किसी बैक्टीरिया से या व्हाटएवर जो भी। ठीक, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, अभी हमने क्या देखे, कोई फूड हम खा रहे हैं तो खाने से जो अफेक्ट हो रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है, बट अभी यहाँ पे फूड का प्रॉपरली यदि बॉडी में डोज नहीं गया, फूड का कोई डेफिशिएंसी हो गया, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो डिसऑर्डर अब हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बेटा यहाँ पे दो डिसीज आती है। एक आता है क्या चीज, मेरास्मस। ओके, और एक है क्वाशियोरकर। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिसीज है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होंगे। अब ये जो दोनों भी डिसीज है तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा, जैसे मेरास्मस और क्वाशियोरकर की हम बात करें तो इसमें जैसे मेरास्मस की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनका एज बिलो 1 ईयर है, कैसे बेटा, जो बिलो 1 ईयर के हैं इनको प्रोटीन भी देना बंद कर दिया है। इनको जो फूड है मतलब दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जैसे गरीबी बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से अब 1 साल हुए नहीं, मदर जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, दूसरा बच्चा हो गया। अब दूसरा बेबी यदि यदि यहाँ हो गया तो ऑब्वियसली जो पहले वाला जो चाइल्ड है उसके तरफ से ध्यान हट जाएगा। अब ध्यान हट गया तो उसको ना तो प्रोटीन का डाइट मिल रहा है, ना दाल मतलब दाल भी नहीं मिल रही, चावल वगैरह जो है कैलोरीज बोलते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, प्रॉपरली उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है ना। उसकी जो स्किन है, उसका बॉडी जो है वो क्या होगा, पतला हो जाएगा, थीन हो जाएगा। ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसे मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं अनहेल्दी रहेगा, उसे मैरास्मस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैरास्मस कहते हैं। तो इस तरह से बेटा मैरास्मस में आपको जो है ये जो बच्चा है इसकी कुछ कंडीशंस इस तरह से दिखाई देंगी। बॉडी का वेट जो है बहुत कम रहेगा, लिम्स जो है वो थिन हो जाएंगे। ओके, बट यही चीज हम क्वाशियोरकर की हम बात करें तो क्वाशियोरकर में क्या है, हम प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, इस बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ठीक, और ये जो होता है बेटा 1 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा है, ये 1 साल से छोटा बच्चा था, ये बिलो 1 ईयर चाइल्ड था, ये 1 ईयर के एबो चाइल्ड है। अब ऑब्वियसली इसको भूख लगेगी तो ये रोएगा, तो इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो प्रोटीन का डाइट नहीं दे रहा, प्रोटीन का डाइट मतलब मदर मिल्क से जो प्रोटीन मिल रहा था वो नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो अब प्रोटीन नहीं मिल रहा बट उसको राइस दिया जा रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, और फैट भी उसको मिल रहा है, तो उसकी वजह से देखो ये यहाँ पे इसका पेट जो है ना ये फूल गया है। ठीक है, बाकी बॉडी पतली है, मतलब इन दोनों के सिम्टम जो है वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ एक चेंजेस देखने को मिलता है, इसको ओडिमा कहते हैं बेटा। ये जो स्वेलिंग होती है ना इस तरह से पेट का फूल जाना, वो ओडिमा कहलाता है। समझ गए? तो ये कुछ कंडीशन है जो हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में पहली चीज तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म PEM, ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें दो डिसीज याद रखना है आपको, एक तो मैरास्मस याद रखना है, दूसरा क्वाशियोरकर याद रखना है। मैरास्मस जो होता है ये कैसा होता है बेटा, बिलो 1 ईयर चाइल्ड, और क्वाशियोरकर जो होता है एबो 1 ईयर चाइल्ड, इसमें होता है।
दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें तो मैरास्मस में क्या हो रहा है बेटा, प्रोटीन, बट इसी के साथ साथ जो डाइट में एनर्जी सोर्स का डेफिशिएंसी हो जा रहा है, एनर्जी सोर्स जो है इसका डेफिशिएंसी हो जा रहा है। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी सोर्स ये मिल रहा है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है पहली चीज, ठीक है। अब इस कंडीशन में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ओनली प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है, ओनली यहाँ पे प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है। बेटा क्योर कैसे करेंगे, बच्चों को प्रॉपरली फूड दिया जाए, वही क्योर है इसका, समझ गए। तो अभी यहाँ पे पहली चीज तो, अब मैरास्मस में देखो उसका जो रिब्स जो रहेगा वो डैमेज हो जाएगा, डायग्राम में दिखाया था थोड़ी देर पहले, बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, और बॉडी में फैट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। 31 स्लाइड देखना है ना, दिखा दे रहा हूँ बेटा, ये बेटा 31 स्लाइड देखो। इस बच्चे का रिब्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, बॉडी पतली रहेंगी, थिन थाई, हैंड्स, लिम्स सारे के सारे कैसे रहेंगे, थिन रहेंगे, ओके। इसके जस्ट अपोजिट अब क्वाशियोरकर में हम देखें तो क्या चीज बेटा, सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है इसके कुछ सिम्टम्स, अब वन बाय वन हम स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए बेटा, हाँ लाइफ टाइम तो रहेंगे ना। आप देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, जो कि एक डाइटरी डिसऑर्डर है। कैसा है ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है, मीन्स डाइट की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। टोटल फूड कैलोरीज भी नहीं मिल रहा है, ठीक। और ये जनरली बेटा कुछ कंट्रीज जो है, कुछ समय पहले की हम बात करें तो साउथ साइड में चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी क्यों मिली है, तो आपने देखना कई टाइम तक की बारिश नहीं हुई, अर्थक्वेक आ गया, सूखा आ गया, ठीक है, अकाल सा पड़ गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे देखने को मिली। उसकी वजह से उन छोटे बच्चों को प्रॉपरली क्या है, फूड नहीं मिल रहा। तो वो उसको सिंपल टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो लार्ज सेक्शंस जो है बेटा पॉपुलेशन, ठीक है, ड्राउट, फेमाइन और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज जो है, ठीक है, बाढ़ की वजह से, सूखा की वजह से, या फिर बारिश नहीं हुई उसकी वजह से, या अकाल पड़ गया, पॉलिटिकल इश्यूज आए, उसकी वजह से बेटा इन्फेंट और जो चिल्ड्रन है दोनों भी अफेक्ट हुए। इन्फेंट में मैरास्मस होता है और चिल्ड्रन में क्वाशियोरकर डिसीज जो है होता है, ठीक। अब मैरास्मस की बात करें बेटा तो ये प्रोटीन और प्रोटीन के साथ ही साथ कैलोरीज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से होता है। जो कि बिलो 1 ईयर चाइल्ड जो होते हैं, लेस देन अ ईयर चाइल्ड, जब मदर मिल्क जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, समय के पहले। क्यों, क्योंकि समय के पहले जो है मदर प्रेग्नेंट हो गई, तो अब वो जो प्रोटीन है और कैलोरीज वो एक नए बच्चे पे ध्यान गया ना, उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रेगनेंसी जो है समय के पहले होने की वजह से उस इन्फेंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो कभी कभी बेटा कंफ्यूजन ये होता है कि इन्फेंट में मैरास्मस होता है या फिर चाइल्ड में। तो देखो मैरास्मस और क्वाशियोरकर का आप स्पेलिंग देख लो, क्वाशियोरकर का स्पेलिंग बड़ा है, मैरास्मस का कम है। तो कम मतलब छोटा बच्चा जो होता है 1 साल से कम वाला, मीन्स इन्फेंट कहते हैं जैसे, उसमें मैरास्मस होता है, जो कि प्रोटीन और प्रोटीन के साथ ही साथ कैलोरीज दोनों का डेफिशिएंसी हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। जिसमें बेटा ग्रोथ जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो टिश्यूज जो है, ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्रोटीन नहीं मिला है। तो एक्सट्रीम इमेसिएशन जो है बॉडी में देखने को मिलेगा, मतलब बॉडी क्या होगी बेटा, पतली हो जाएगी, लिम्स जो रहेंगे वो भी पतले हो जाएंगे, थीन हो जाएंगे, स्किन जो है वो क्या होंगे, ड्राई होंगी, रिंकल्स देखने को मिलेंगे बेटा, ग्रोथ रेट जो रहेगा हमारे बॉडी का वो बहुत कम हो जाएगा, और साथ ही साथ ब्रेन का मेंटल डेवलपमेंट जो है ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स मतलब जो होना है मैरास्मस, उसके बेटा क्या क्या कंडीशन और रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वासियोरकर हम लोग देख रहे थे। क्वासियोरकर की यदि हम बात करें बेटा तो ओनली क्या चीज बेटा, प्रोटीन का डेफिशिएंसी, मतलब कैलोरी तो दी जा रही है बट प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ये एनसीईआरटी ने टर्म को कंफ्यूज किया, ये टोटल एनसीईआरटी का लाइन ही मैंने यहाँ पे लिया बेटा। प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पेनिड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, रिप्लेस हो गया ना, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कैलोरीज दी जा रही है, रिजल्ट वही रिप्लेसमेंट हुआ। मदर मिल्क नहीं दे रहे बट हाई कैलोरी जो है और लो प्रोटीन वाली डाइट उस बच्चे को दे रहे हैं, किसमें, वो भी 1 से ज्यादा साल वाला जो बच्चा है, उसमें जो डिसीज होंगी कौन सा होगा, क्वासियोरकर होगा। समझे। मैरास्मस के समान ही इसमें भी सिम्टम्स मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, मसल्स वीक हो जाएंगी, लिम्स थीन हो जाएंगे, ग्रोथ ब्रेन का नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फैट जो है बेटा देखिए अंडर द स्किन, ठीक है, देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव ओडिमा हो जाएगा, ओडिमा मतलब स्वेलिंग जो होती है ना हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे पेट का फूल जाना, ये देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस है बेटा जो कंफ्यूज करते हैं हमेशा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में ये वाला पार्ट जो है समझा दे रहा हूँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहली चीज तो क्वासियोरकर समझेंगे और मैरास्मस। इसमें बेटा पहली चीज तो ये 1 साल से बड़े बच्चे में क्वासियोरकर होगा और इन्फेंट बिलो द 1 ईयर चाइल्ड मैरास्मस होता है। यहाँ पे ओनली प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा और मैरास्मस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों नहीं होगा। यहाँ पे एक्सटेंसिव ओडिमा जो है क्वासियोरकर में देखने को मिलता है, बट मैरास्मस में ओडिमा नहीं होता है। समझे। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा, सभी के साथ है क्या प्रॉब्लम? मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड को लेकर के? नहीं है बेटा, रिज्वाइन करो, आपके पास प्रॉब्लम है। साक्षी, ओडिमा मतलब स्वेलिंग, पेट का फूल जाना, ठीक है। चलो फिर देखिए, मैंने सब क्यूटेनस फैट बोला था, जो स्किन होता है ना हमारे स्किन के बिलो में एक ऐसा व्हाइट कलर का जो फैट यहाँ पे जमा होता है, उसे सब क्यूटेनस फैट देखते हैं। क्वासियोरकर में देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा ना, बाकी सारी चीजें तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब क्यूटेनस फैट जो है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाता है। समझे। यहाँ पे स्वेलन मैंने आपको बताया था कि ओडिमा हो रहा है, यहाँ पे ड्राई और रिंकल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेट जो रहेगा चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस है जो क्वासियोरकर और मैरास्मस में देखने को मिल रही है। देखो इस बच्चे का क्या हाल हो गया बेचारा, ठीक है। क्वासियोरकर और मैरास्मस में फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट जो है इस तरह से अपडेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षी राउत मेरे साथ नहीं है इशू, ओके बेटा ठीक है। बेटा साक्षी राउत नहीं है, साक्षी जिसे, 2 साक्षी है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अभी हम स्टडी करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है क्या है ये हम समझेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे अभी हम, कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू की यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कार्बन सोर्स वाला जो है, जो हमारा फूड है उसको हमने लिए और 1 ग्राम सब्सटेंस जो है इसको हम जला देते हैं, ओके, बर्न करते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा जब कंप्लीटली 1 ग्राम सब्सटेंस का क्या बेटा, जब इसको कंप्लीट बर्न किए, कंप्लीट बर्न करने के बाद फाइनली यहां से हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, समझे। अब हीट को मेजर करना है हमको, तो हम कैसे मेजर करेंगे, या तो कैलोरी में मेजर करेंगे या फिर जूल में मेजर करेंगे। तो किसी सब्सटेंस को कंप्लीट जब बर्न किया जाता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका जो अमाउंट होता है उसे हमें मेजर करना है, तो वो कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू में जैसे हम जो डाइट में ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और फैट ले रहे हैं, तो इनका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है दोनों का अलग अलग होता है।
मतलब यहाँ पे देखो दो टाइप की वैल्यू मिलेंगी। एक तो हम जो किसी डब्बे में रख के हम जब उसको जला रहे हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज हुई जिसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में यदि हम देखें तो इसका कितना एनर्जी बना, बट हमको तो मेजर हमारे बॉडी में करना है ना। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, ठीक है, यदि कंप्लीट इन कंपोनेंट का बर्निंग होता है तो कितना निकलेगा। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए टर्म यूज होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम डब्बे में जब हम उसे जलाएंगे तो उसके लिए टर्म यूज होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसको स्लाइड से समझाता हूँ, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है। ठीक, एक एपरेटस है जिसमें अंदर साइड ऑक्सीजन है। टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया है। कंटिन्यू यहाँ पे बाहर वाटर है, इसको स्टरल किया जा रहा है और अंदर जलाया जा रहा है। जब हमने फूड पार्टिकल्स को रखे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीटली बर्निंग होती बेटा। तो ऑब्वियसली हीट लिबरेट होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, वो भी किसमें बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब एक क्लोज मेटल का चैम्बर है जो ऑक्सीजन से फिल्ड है। तो उसमें हमें कितना हीट लिबरेट हुआ उसको मेजर करना है। तो मेजर कैसे करेंगे? तो उसके मेजरमेंट यूनिट जो है वो क्या कहलाता है बेटा? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, या इसी को ग्रॉस एनर्जी वैल्यू भी कहते हैं। समझ गए क्या कहलाता है ये? ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में हम देखें तो एक्चुअल अमाउंट जो एनर्जी रिलीज हो रही है 1 ग्राम फूड की बर्निंग के बाद, उसे हम फिजियोलॉजिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, 1 ग्राम फूड का कंबसन जब हो रहा है तो ह्यूमन बॉडी में वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो अब फिजियोलॉजिकल वैल्यू की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये याद रखना बहुत आसान है क्योंकि 4 4 9 मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो वैल्यू है वो सेम होता है, फैट का जो होता है 9 होता है। लेकिन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का 4.1, प्रोटीन का 5.65 और फैट का 9.45 होता है। ये बेटा डेटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 39 स्लाइड रिपीट कर दे रहा हूँ, डाउट आया आपका तो। देखिए हम लोग यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू समझ रहे हैं। यहाँ पे एक फूड है, इस फूड को हमने बर्न किए, बर्न करने के बाद ये कंप्लीट जब जल गया तो यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा हीट, मतलब एनर्जी लिबरेट हो रहा है। इसको हम कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? ये एक एपरेटस में, इसको क्या कहते हैं बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। समझे? तो 1 ग्राम फूड के कंबसन से कितना एनर्जी रिलीज हुआ उसके लिए टर्म यूज होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। हमने कोई खाना खाए और जो फूड हमने खाया है तो हमारे फूड हमारे बॉडी में भी तो बर्न हो रहा है ना। बर्न होने के बाद हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो उससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी पर ग्राम में। लेकिन यदि हम एक डब्बे में देखेंगे तो 4.1 होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन का बर्निंग होगा तो 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम निकलती है। बट बेटा एक डब्बे में मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में 5.65 किलोग्राम किलो कैलोरी पर ग्राम जो है इतना एनर्जी रिलीज होता है। समझ गए बेटा? जानवी, अदिति, क्लियर हुआ? आपके डाउट आए थे? चलो बाकी लोगों के क्लियर है बेटा पॉइंट सारे? योगिनी को नहीं समझा बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझा योगिनी? रिपीट वंस इन शॉर्ट अगेन। दो लोगों के साथ अगेन प्रॉब्लम है, योगिनी एंड प्रणय। जस्ट वेट, समझा देता हूँ। देखिए बेटा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो हम समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई फूड दिया 1 ग्राम और मैंने बोला बेटा इसको खा लो। ठीक है, और मैंने बोला बेटा इसको जला दो। जलाएंगे कहाँ? आपने उसको एक डब्बे में रखे
और उसको आपने जला दिया, लेकिन मैंने कंडीशन दी जब आप उसका कंप्लीट कंबशन होगा तो उसके बाद इसमें से जो एनर्जी रिलीज होंगी, शायद केमिस्ट्री में डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगा वो कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। और उसी 1 ग्राम फूड को जब आपने उसे खा लिए तो खाने के बाद जो है कितना एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने का जो यूनिट होता है क्या कहते हैं बेटा? किलो कैलोरी पर जूल होता है, कैलोरीज में हम देखते हैं उसको, वो भी पर ग्राम कितना है इसको हम देखना है। तो इसके लिए बेटा एक तो इस डब्बे में कितना आ रहा है वो हमको देखना है, और एक तो ह्यूमन बॉडी में कितना आ रहा है वो हमको देखना है। तो इसके लिए बेटा दो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। यदि हम इसको डब्बे की बात करें तो डब्बे में हम इसको क्या समझेंगे? कंप्लीट बर्न हो गया ना, बट यहाँ कंप्लीट बर्न नहीं होता। तो यहाँ पे जो बर्निंग हो रही है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बर्निंग हो रहा है, समझे। ह्यूमन बॉडी में जो बर्निंग होगी तो वहां पे मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जब होगा तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और इस डब्बे में यदि जाएंगे तो डब्बे में कंप्लीट हो रहा है ना, तो कंप्लीट को हम ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब समझ में आ गया होगा बेटा? ओके, दो लोगों का डाउट था, प्रणय और योगिनी। समझा बेटा? प्रणय एंड योगिनी, योगिनी को समझ में आ गया है, प्रणय समझ गया। और कोई ऐसा पर्सन जिसे नहीं समझा है? किसी का कोई डाउट है? यदि हो तो आप पूछ सकते हो। कंप्लीट समझ गया अदिति, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मयूरेश क्लियर है? ओके गुड, वेरी गुड। चलो तो अभी कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये तो था हमारा कौन सा पार्ट? ये था हमारा जनरल सा जो एनसीईआरटी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया वो। बट इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में बेटा स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। और एंडोक्राइन सेल्स जो है यदि हम देखें तो एंडोक्राइन सेल्स हमारे बॉडी में जो हमारा एलिमेंट्री कैनॉल है वहां पे प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन सेल्स मतलब ग्लैंड नहीं है, ये सेल्स है। जैसे पेनक्रियाज में मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड बताया था, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है बेटा? ये हार्मोन सिक्रेट करता है। तो एज इट इज एंडोक्राइन सेल्स होती है, इसमें कुछ नेम से बेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है जी सेल्स, एक होता है एस सेल्स, एक होता है सीसीके सेल्स। ओके, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है ये प्रेजेंट है। तो अब ये जो सेल्स है ये क्या कर रहा है? ये जो सेल्स है ये वेरियस टाइप के सिक्रेशंस जो है उसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो सिक्रेशंस जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस के वो कंप्लीट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे कहाँ पे? जी सेल्स में। तो जी सेल्स का लोकेशन यदि हम देखें तो जी सेल लोकेटेड होती है बेटा कहाँ पर? स्टमक में। कहाँ पर लोकेटेड होगा? स्टमक में। देखो ये इस तरह से यदि हम देखें तो जी सेल्स जो रहेगी वो जैसे सपोज यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे क्या चीज? जी सेल्स। जैसे इधर से फूड आया, अब फूड आने के बाद जब यहाँ पे रबिंग होता है तो रबिंग होती है बेटा जी सेल्स क्या होगा? एक्टिवेट होगा। फूड के आते ही क्या है? जी सेल्स क्या होगा? एक्टिवेट हो जाता है और ये स्टिमुलेट करता है क्या चीज? प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रीन हार्मोन। समझ गए? अब गैस्ट्रीन हार्मोन का जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, अब आप ही बताओ क्या होगा? जी सेल एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट किया गैस्ट्रीन हार्मोन,
जिसकी वजह से अभी सिक्रेट होगा क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस। समझ गए? तो ये किसका रोल हो गया, ये रोल हो गया जी सेल्स का। तो जी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको समझ में आ गया, इसका रोल क्या है समझ में आ गया। तो इसमें देखो लोकेशन जी सेल्स का स्टमक ही है, ठीक है। ये हार्मोन रिलीजिंग जो सेल्स है, तो जी सेल ने गैस्ट्रीन सिक्रेट किया, और गैस्ट्रीन ने क्या किया बेटा, स्टिमुलेट किया गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जिससे HCl और पेप्सिनोजन क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट सेल। इसके बाद नेक्स्ट सेल आता है, नेक्स्ट सेल है बेटा एस सेल। अब एस सेल की हम बात करें तो इसे कहते हैं बेटा क्या चीज, एस को एस सेल ही कहते हैं। एस सेल सिक्रेट क्या करता है वो समझ लो। एस सेल बेटा सिक्रेटिन सिक्रेट करता है, क्या चीज, सिक्रेटिन, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन एक हार्मोन होता है रेली, जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। जी सेल का फुल नेम जी सेल ही कहते हैं बेटा उसे, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल जी सेल, सिक्रेटिन को सिक्रेट करने वाली सेल जो है वो एस सेल है। तो सिक्रेटिन सिक्रेट होगा। अब सिक्रेटिन का रोल क्या है बताओ। तो सिक्रेटिन बेटा पेनक्रियाज में जाएगा और फाइनली क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट। तो सिक्रेटिन जो है गो टू पेनक्रियाज एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा ये रिलीज करता है एस सेल, देख रहे हैं हम लोग, क्या रिलीज करेगा बेटा ये SU3 माइनस, ओके। जो कहां से हो रहा है बेटा, ये हो रहा है एस सेल से, ठीक है। डायग्राम से समझाता हूं आपको मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज ये हो गया स्टमक, इसके बाद ये हो गया हमारा डिओडिनम, इसके बाद यहाँ पर जो है ये है पेनक्रियास, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जैसे सपोज ये एक सेल्स है, कौन सा सेल है बेटा ये एस सेल। एस सेल यहाँ पे आया, क्या किया इसने, एस सेल ने आते ही यहाँ पे सिक्रेट कर दिया सिक्रेटिन। सिक्रेटिन अब यहाँ से कहाँ गया बेटा, पेनक्रियास के पास, और इसने किसे रिलीज किया, बाइकार्बोनेट आयन। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ पे सिक्रेट हुआ है, ये कहाँ जाएगा वापस से डिओडिनम में। इस तरह से ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट का रूल क्या है, अल्कलाइन पीएच या एसिडिक पीएच। एंजाइम और बाइकार्बोनेट जो है वो सिक्रेट होते हैं, जिससे क्या होगा, जो मीडियम चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए एक बफर की तरह काम करता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। वो इस तरह से यहाँ पे रोल प्ले होता है। तो ये क्या हो गया बेटा एस सेल का रोल। अभी यहाँ पे अगेन एक और सेल्स प्रेजेंट है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है, सीसीके सेल्स। तो सीसीके सेल्स को कोलिस, मतलब ये क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन सेल्स कहते हैं। तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। क्या चीज, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या है, यदि हम देखें तो कोलिसिस्टोकाइनिन की हम बात करें तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों को भी स्टिमुलेट करता है, समझे। एक काम करता हूं मैं आपको फिर से डायग्राम समझाता हूं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे तो। अभी कोलिसिस्टोकाइनिन आया,
ये अगेन फिर से मैंने यहाँ पे ये सेम डायग्राम बनाया, कोलिसिस्टोकाइनिन आया, कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ, कोलिसिस्टोकाइनिन एक तो लीवर पे गया और कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ गया बेटा, पेनक्रियाज पे। तो ये हो गया पेनक्रियाज, ये हो गया लीवर। जाते अभी क्या होगा बेटा, इधर से बाइकार्बोनेट आयन और इधर से एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन के दो फंक्शंस हो गए। क्या क्या हो गया बेटा, एक तो स्टिमुलेट कर रहा है पेनक्रियाज को, ठीक है, स्टिमुलेट किया क्या, पेनक्रियाज, और स्टिमुलेट किया गॉल ब्लैडर को। पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करके पेनक्रियाज से जो एंजाइम है ये सिक्रेट करेगा, और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करके, गॉल ब्लैडर से क्या सिक्रेट होता है आप ही बताओ, बाइल सिक्रेट होता है। तो गॉल ब्लैडर से सिक्रेट होगा बाइल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, कोलिसिस्टोकाइनिन का हमने रोल देखे। ओके, तो ये स्टिमुलेशन है, कौन सा स्टिमुलेशन है और कौन किस पे काम कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया बेटा। तो ये सेल्स है और सेल्स के रोल है जो आप लोगों को याद रखने हैं। वेरी गुड। लोकेशन देखो बेटा, गैस्ट्रीन जो है स्टमक में सिक्रेट हो रहा है, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन डिओडेनम में सिक्रेट हो रहा है। गैस्ट्रीन का रोल क्या है, स्टमक में ही काम करेगा, सिक्रेटिन जो है पेनक्रियाज में काम करता है, और कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में काम करता है। समझ में आ गया। इसी के साथ साथ एक होता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। सिक्रेट तो डिओडिनम में होता है, बट ये काम कहाँ पे करता है, स्टमक में, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का जब सिक्रेशन बढ़ जाएगा ना, तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको रोकने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ठीक है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है, बट स्टमक में जाके काम करता है। चलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? ऑल क्लियर, चलो वेरी गुड। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जो इन एडिशनल टू एनसीईआरटी है। अभी हम लोग जो कैटल जो होती है, ठीक है, काऊ, गाय भैंस जो होता है, जिसे रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट में हमारे जमाने स्टमक नहीं होता बेटा, इनका स्टमक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड स्टमक कहते हैं जिसको। कंपाउंड स्टमक मतलब जैसे उनका ये एसोफेगस रहेगा, एक ये इस तरह से स्टमक का बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसे रूमेन कहते हैं। फिर रेटिकुलम आता है, फिर एबोमेसम आता है, ओमेसम आता है। इस तरह से उनका स्टमक होता है। तो यहाँ से देखो फूड इंटर करते हैं, फिर वापस फूड इधर आता है, फिर यहाँ पे स्टोर रहता है, और फिर इस तरह से फूड को चर्न करके आगे बढ़ाते हैं। ये एनिमेशन से समझाता हूँ, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। रेली बेटा क्या रिपीट करना, जल्दी बोलो। GIP को बेटा के सेल कहते हैं। वैसे के सेल जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये सिक्रेट करता है। आदित्य समझा? रेली बेटा GIP को कहते हैं, लिख लो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जो क्या करता है, इनहिबिट नाम से समझ में आ गया, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकता है। लिख लिए? GIP का फुल फॉर्म लिख लिए बेटा, के सेल से सिक्रेट हो रहा है, कहाँ सिक्रेट होगा, डिओडिनम में, कहाँ पे जाके काम करेगा, स्टमक में। चलो अभी हम कंपाउंड स्टमक देखेंगे। रूमिनेंट एनिमल जो है 4 टाइप का यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एसोफेगस हो गया। उसके बाद देखो सबसे बड़ा ये एक ऐसा स्टमक बनाया था मैंने, आपको याद होगा, ये इस तरह से। तो ये जो होता है ये रूमेन कहलाता है। फिर रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। एग्जाम में बेटा इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ट्रू स्टमक कौन सा होता है। एबोमेसम जो है कैटल का ट्रू स्टमक है, क्योंकि मेन जो डाइजेशन जो होता है इनका,
वो कहाँ पर होगा? वो होता है एबोमेशन में। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं हम लोग क्या चीज है। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो क्या है बेटा, र्यूमेन। ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है। लार्जेस्ट मतलब देखो, ये जैसे हम एसोफेगस देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह से ये कंप्लीट ये जो पार्ट है, तो सबसे पहले ये जब फूड खाएगा तो फूड खाने के बाद ये यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, उसे र्यूमिनीकोकस कहते हैं। र्यूमिनीकोकस, इसे मिथेनोकोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस मतलब ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, जो सेलुलोज है, क्योंकि खाद जो रहे घास फूस खा रहे हैं, तो सेलुलोज जो होता है उसको क्या करेंगे, फर्मेंट करेगा, मीथेन में तोड़ देता है। समझे? तो ये लार्जेस्ट चैम्बर है र्यूमेन। स्मॉलेस्ट चैम्बर जो होता है रेटिकुलम होता है, जो हनीकॉम्ब के समान दिखाई देता है। फिर इसके बाद ओमेसम जो होता है बेटा, बट कैमल में ये एब्सेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो कैमल और डियर में ओमेशम एब्सेंट होता है। ठीक है, टर्म यदि याद ना हो तो भूल जाओ पहले, बट मेन जो है, ये जो मेन टर्म जो है वो याद रखो। और लास्ट मैंने बताया था एबोमेशम, जो कि क्या होता है बेटा, ट्रू स्टमक होता है। समझ में आया? तो इसमें गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होगा वो कहाँ पर होगा, एबोमेशम में। इसलिए तो उसको ट्रू बोल रहे हैं ना, क्योंकि कंप्लीट जो डाइजेशन फूड का जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा, एबोमेशम में ही होगा। ओके, जस्ट वेट बेटा। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ओके, तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम ये हमने देखे। फिर इसके बाद क्या आता है, गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है, ये सिक्रेट होता है एबोमेशम में। इनर सरफेस रूमेन और रेटिकुलम की जो होती है एक स्पेशल टाइप की लेयर से बनी होती है, टिश्यू से, जिसे कहते हैं केराटिनाइज एपिथेलियम। ये बेटा एक्स्ट्रा के पॉइंट है, डाइजेस्ट होते हैं आप लोगों से तो रखो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो ये। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर होता है? सिम्बायोटिक मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जैसे मिथिनोजेंस जो होता है क्या करता है, अपना खाना तो ले ले रहा है, बदले में ये जो कैटलस है उसको क्या कर रहा है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करके देता है। समझे? जो रूमेन और रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स जो होती है बेटा, जो फूड की चर्निंग में हेल्प करती है, वो रूमेन और एसोफेगस में प्रेजेंट होती है। इसमें एक स्पेशल फिनोमिना देखने को मिलता है बेटा, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। आपने देखा ना, एनिमल्स जो हैं जब उनके पास चारा नहीं भी होता ना, तो जो खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक पावर होती है कि वो अपने अंदर से जो फूड है उसको वापस ला ले जब जरूरत है, और चबाते रहे और फिर अंदर वापस डालते हैं। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म उसमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया बेटा? सारा पार्ट क्लियर हुआ? एक एनिमेशन प्ले करता हूँ, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। Animal is crushed into pulp in the mouth. It is also moistened by saliva and moved to the rumen by peristalsis of the esophagus. In the rumen, crushed food is mixed with symbiotic microorganisms that break down cellulose and other organic compounds into simple sugars. These in turn are transformed into organic acids such as acetic acid and butyric acid, and gases such as carbon dioxide and methane. Gases escape through the esophagus and the mouth, belching, while organic acids are absorbed into the blood and used by the cells of the organism as energy and structural materials. The rumen bacteria also bind inorganic nitrogen and incorporate it into their own proteins. These bacteria also synthesize B-complex vitamins. Apart from bacteria, the rumen is also inhabited by ciliates. Some of them break down cellulose, while others feed on the rumen bacteria. The cud fermented by microorganisms is moved to the second chamber, the reticulum.
where it is further grinded and formed into balls. These are regurgitated by antiperistalsis into the mouth to be chewed again. Thoroughly chewed and swallowed again, the digester is passed by peristalsis to the third chamber, the omosum, where water is absorbed and the digester condensed. From the omosum, the condensed digester passes to the abomosum, the final chamber of the stomach. The abomosum, which is the proper stomach, secretes enzymes to initiate the digestion of proteins released from plant cells, and also proteins of bacteria and ciliates found in the rumen. From the abomosum, the food pulp passes to the duodenum, and then to the small intestine, in which the digestion is completed and its products absorbed. Indigested food enters the large intestine, where water is absorbed and feces formed. These are later eliminated from the body through the rectum. ओके, समझा क्या बेटा? ठीक है, देखिए बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट था, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में समझाना था आप लोगों को, जो मैंने क्लियर करवा दिया हूँ। अभी किसी के कुछ डाउट्स यदि रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें बेटा मॉड्यूल का भी मेन जो कंटेंट है वो मैं कवर कर लिया हूँ। स्क्रीन अभी नहीं दिखेंगी, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया हूँ मैंने फिलहाल। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही शेयर कर रहा हूँ कि पहली चीज तो जितना भी मॉड्यूल्स वाला जो पोर्शन है वो मैंने आप लोगों का कवर करा दिया, समझे। अब आपका डाउट जो भी है, अब आपका नेक्स्ट टास्क, मेन टास्क ये है कि मॉड्यूल्स जो है आप लोगों को पढ़ना है। मॉड्यूल्स में जो भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी का एब्जॉर्प्शंस को लेकर डाउट था वो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। सिक्रेटिन और सीसीके के सेल्स दोनों भी डिफरेंट है बेटा। सिक्रेटिन पेनक्रियाज में बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करता है, सीसीके बाइल और पेनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रेशन को में हेल्प करता है। पेनक्रियाज और लीवर का सिक्रेशन अलग अलग होता है बेटा आदित्य। कल से ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे बेटा, ओके, हाँ ठीक है। और किसी की कुछ डाउट बेटा? मॉड्यूल्स पढ़ो, डाउट जो रहेंगे आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखो मॉड्यूल को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। कल ब्रीथिंग नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं आप लोगों को पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लूंगा। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा हमारा, उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लूंगा। उससे आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हमको मॉड्यूल में कितना वेटेज देना है। मॉड्यूल को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना बेटा, सिर्फ एक नॉलेज और एक आइडिया के लिए मॉड्यूल है, बट मेन हमारे लिए एनसीईआरटी है, ठीक। हाँ, मॉड्यूल में एमसीक्यूज तो सॉल्व करना ही है आपको। रानी बेटा मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम ग्रुप में जाओ या आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है ऑफिशियल, उसमें जाओ, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से, आप ढूंढो उसमें मिल जाएगा। और नहीं तो मैंने ये जो वेबसाइट बताया आपको tiny.cc वाला, ठीक है, उसमें आप बैच 4 पे जाओ, बैच 4 ये सब हमारा पढ़ते हैं। ये जो ग्रुप है इसमें जाओ, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। या किसी के पास हो ये जो वेबसाइट है बेटा, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है। बेटा रैली हुआ है, व्हाट्सएप पे भी मॉड्यूल शेयर हुआ है, मुझे याद है। नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे शेयर हुआ है, वक्त पहले हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक, आप यहाँ से ले लो। प्रणय बेटा क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं नहीं समझा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो है, बेटा ये सारी चीजें हो जाएगी, डोंट वरी। मेन सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि हमारे लिए मेन एनसीईआरटी है, समझे। आप लास्ट ईयर के 3 से 4 साल के क्वेश्चंस उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी परफेक्ट कर लो, एक्स्ट्रा वाला पार्ट तो मैं आपका करा ही दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत टाइम मिल रहा है तो हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं,
बट आगे चल के प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होती अच्छे से। अब क्लास नहीं है बेटा तो डे आफ्टर टुमारो जब भी हमारा क्लास होगा उस टाइम पे हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे, करेंगे हम कंप्लीट। ओके चलो, मॉडल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वैसे भी देखिए हार्ड कॉपी तो आपको मिल गया है तो नो नीड सॉफ्ट कॉपी, समझे। ये सॉफ्ट कॉपी सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, बट फाइनली आप हार्ड कॉपी से ही स्टडी करो। चलो एंड करते हैं बेटा आज का क्लास। कवर भेज दिया एनसीईआरटी का, ओके बेटा ठीक है, एनसीईआरटी का कवर भेज देता हूँ, मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर कर दिया है, किसका कौन भेजा भूल गया मैं। ओके चलो तो फिर हम देखते हैं आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय। हाँ रियली बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ग्लूकोनियो, नियो मतलब क्या होता है बेटा, न्यू, नाम से समझ में आ रहा है ना, नियो। नियोजेनेसिस मतलब न्यू शुगर का फॉर्मेशन। और ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ओके समझा। और कोई डाउट है? और किसी के कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। नहीं है? रियली बेटा क्लियर हुआ? एब्जॉर्प्शन रिवाइज करना है, ठीक है एब्जॉर्प्शन रिवाइज करा देता हूँ। एब्जॉर्प्शन अब कितने कम टाइम में सारा पार्ट रिवाइज करना है बेटा, कोई पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है? यदि सारा पार्ट रिवाइज करना है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर मुझे क्लास में आते ही मुझे याद दिला देना। हाँ तो एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे क्लास स्टार्ट होगा ना वैसे आप मुझे बता देना, मैं रिवाइज करा दूंगा। ऐसे कितने स्टूडेंट बेटा जिनको एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो? नहीं तो मैं पर्टिकुलर किसी एक दो को ही ले लूंगा, सभी का होगा तो सभी के साथ ले लेंगे। कॉल करने का टाइम बेटा 8 बजे के बाद नाइट में, दोपहर में 2 से 3 के बीच में, सिर्फ 2 ही टाइम फ्री है बस। चलो 2 3 4 लोग दिख रहे हैं मुझे, काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में हम एब्जॉर्प्शन का रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो भी पार्ट आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये रिवाइज कराना है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दो, तो मैं पहले से ही आप लोगों का पीपीटी के थ्रू रेडी रहूंगा ताकि आपका एब्जॉर्प्शन रिवाइज हो जाए सारा। एब्जॉर्प्शन के अलावा जो भी डाउट्स हो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।